हेलो दोस्तों, नमस्कार। संस्कार एकेडमी पीपला के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो देखिए, कल हमने जैसे कि साइंस के अंदर बायोलॉजी स्टार्ट की थी और बायोलॉजी के अंदर हमने सबसे पहले मानव शरीर से प्रारंभ किया है और मानव शरीर में भी पाचन तंत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। पाचन तंत्र में कल हमने पाचन तंत्र के बारे में बताया था कि एक आहार नाल होती है। आहार नाल के अंगों के बारे में जाना, कौन कौन सी लाल ग्रंथियाँ उसमें काम करती हैं। और आहार नाल के अंगों में सबसे पहले हमने कल मुख गुहा का अध्ययन किया था। मुख गुहा के अंदर हमने दांतों के प्रकार, उनके कार्यों को जाना। आज हम दांतों के बाद प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे कि जीभ जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टंग। देखिए, जीभ जो है मानव शरीर का एक मुख्य अंग है। ये एक हमारे ज्ञानेंद्रियों के अंदर भी आती है, क्योंकि जीभ से हम क्या है, स्वाद का ज्ञान लेते हैं। आगे देखिए, जीभ क्या है। जीभ मांसपेशियों की बनी होती है। जीभ मांसपेशियों की बनी एक मांसल संरचना होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां होती हैं और मांसपेशियों से ही हमारा शरीर बना होता है। तो जीभ भी क्या है, एक मांसपेशियों की बनी संरचना होती है। जीभ के अंदर कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। आगे देखिए, जीभ पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं। इन स्वाद कलिकाओं से ही हमें स्वाद का ज्ञान होता है। स्वाद जैसे कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें खट्टी लगती है, मीठी लगती है, नमकीन लगती है। इसका ज्ञान हमें कहाँ से होता है? जीभ पर पाई जाने वाली स्वाद कलिकाओं से। ये स्वाद कलिकाएँ उस संवेदना को ग्रहण करती हैं और संवेदनाएं हमारे कहाँ तक पहुँचती हैं? वो मस्तिष्क तक पहुँचती हैं। तब हमारा मस्तिष्क हमें ज्ञान कराता है कि ये चीज़ मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, जो भी है। तो देखिए, ये सब ज्ञान हमारा कहाँ से होता है? स्वाद कलिकाओं से। और स्वाद कलिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? जीभ पर। तो जीभ पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, जो हमें किसका ज्ञान कराती हैं? स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। आगे देखिए, जीभ भोजन को घुमाने में सहायता करती है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे दांतों के बीच में पिसता है तो वो घूमता है मुंह में हमारे अंदर, और भोजन को घुमाने का कार्य कौन करती है? जीभ करती है। इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ और मेरे बोलने में भी सहायता कौन कर रही है? जीभ कर रही है। तो जीभ हमारे बोलने में भी सहायता करती है। तो ये जीभ की बातें हुई। अब देखिए, जीभ पर स्वाद जो होता है वो अलग अलग जगह पर प्रकट होता है। जैसे कि ये मान के चलो, जीभ है। जीभ हमारे हायार्ड से हायार्ड में होती है और हायार्ड में भी फ्रेनुलम से जुड़ी होती है। अब जीभ का ये मान के चलो, ये जीभ है और जीभ का जो अगला भाग होता है, ये जो अगला भाग, ये अग्रभाग, इस अग्रभाग पर हमें मीठे का ज्ञान होता है। कोई स्वाद हमें मीठा लगता है तो वो कहाँ लगता है? जीभ के अग्रभाग पर। अग्रभाग पर किसका ज्ञान होता है? मीठे का ज्ञान होता है। अग्रभाग पर मीठा। इसके बाद सबसे पिछले भाग पर, ये जो पिछला भाग आपको दिखाई दे रहा है, कड़वे का ज्ञान होता है। यानी जीभ के जो पश्च भाग होता है वहाँ पे कड़वे का ज्ञान होता है। और जीभ का जो ये मध्य भाग है, ये वाला, यहाँ ज्ञान होता है हमें किसका? खट्टे का। और खट्टे में भी जो बिल्कुल मध्य भाग है, यहाँ पर हमें नमकीन, जो नमकीन खाते हैं ना, खट्टा मीठा सब तरह का स्वाद आता है, उसका ज्ञान कहाँ होता है? हमें मध्य भाग में होता है। तो जीभ के अग्रभाग पर किसका ज्ञान होता है? मीठे का। पिछले भाग पर कड़वे का। और जो खट्टा होता है वो हमें जीभ के मध्य भाग पर ज्ञान होता है। तो ये बात हुई हमारी किसकी? जीभ की। ये आपको याद रखने एग्जाम में आ जाते हैं कि मीठे का ज्ञान जीभ के कौन से भाग से होता है? तो अग्रभाग से। मध्य भाग से किसका ज्ञान होता है? खट्टे का। और नमकीन ज्ञानी बिल्कुल मध्य भाग का। और कड़वे का ज्ञान होता है बिल्कुल पश्च भाग से। इसके अलावा बात करते हैं, जीभ के ऊपर आपको एक दिखता है, एक संरचना होती है, जैसे क्या बोलते हैं? यबला। एक अंग होता है जैसे क्या बोलते हैं? यबला। जीभ के पश्च भाग में पाया जाता है। और ये यबला क्या काम करता है? ये भी मांसपेशियों का बना होता है। और इसका काम क्या है यबला का? जब हम भोजन करते हैं तो ये भोजन को हमारे मुंह से इस ग्रसनी में ढकेलने का कार्य करता है। यानी कि भोजन हम खा रहे हैं तो भोजन को मुख से ग्रसनी में कौन भेजता है? ये यबला भेजता है। अब जब कुछ लोग देखते हो आप सोते टाइम खर्राटे लेते हैं। खर्राटे लेने का कारण क्या है? ये जो यबला होता है इसका आकार सोते टाइम बढ़ जाता है। आकार बढ़ जाएगा तो ये यबला हमारे गले में कठोर
कठोर तालु से टकराएगा, कठोर तालु से टकराएगा तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस ध्वनि उत्पन्न होने को क्या कहते हैं? हम खर्राटे लेना कहते हैं। यानी हमें खर्राटे क्यों आते हैं? जब यबला का आकार बढ़ जाता है और यबला जब कठोर तालु से टकराएगा तो खर्राटे उत्पन्न होंगे। इस कारण हमें क्या आते हैं? खर्राटे आते हैं। तो आप देख सकते हैं जिन लोगों को खर्राटे आते हैं उनका कारण क्या है? उनके यबला का आकार बढ़ जाता है। अब जीभ के बाद आते हैं हम मुख गुहा का अध्ययन कर रहे हैं। मुख गुहा के अंदर मैंने बताया था कि लार ग्रंथियां होती हैं। ये लार ग्रंथियां क्या काम करती हैं, इनकी संख्या कैसे कैसी होती है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, वो देखिए। अब आप लार ग्रंथियां होती हैं हमारे मुख के अंदर होती हैं, और इन लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती हैं। यानी ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो होती हैं ये हमारे विभिन्न प्रकार के रसों यानी कि एंजाइम्स का स्राव करती हैं। अब वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं वो देखिए। ये जो लार रस होता है, इस लार रस जब हम भोजन करते हैं तो ये लार रस भोजन को क्या बनाता है? लसलसा बनाता है, जिससे कि आगे जब भोजन नली में भोजन जाए तो वो आसानी से आगे तक चलता जाए। तो लसलसा कौन बनाता है? ये लार रस। अब इस लार रस में 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम कौन कौन से हैं और एग्जाम में आपको वे याद भी रखने हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लार रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो 2 एंजाइम पाए जाते हैं। 2 एंजाइम में पहला कौन सा है? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। और दूसरा एंजाइम कौन सा है? टाइलिन या एमिलेज, या जिसे एमाइलेज भी बोल सकते हैं। तो देखिए जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है यह भोजन, अब जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ हवा में कुछ जीवाणु हमारे शरीर के अंदर भोजन के साथ प्रवेश करते हैं। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? उन जीवाणुओं की सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति को गला देता है। कोशिका भित्ति गल जाएगी तो जीवाणु की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो यानी कि ये लाइसोजाइम क्या काम करता है? भोजन के साथ आए जीवाणुओं की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल को गला देता है, जिससे भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अगर सूक्ष्म जीव हमारे साथ हमारे भोजन के साथ अंदर चले गए तो हमारे लिए रोग उत्पन्न कर सकते हैं। आगे देखिए, अब आपने देखा होगा कि गौमूत्र, कुछ लोग कहते हैं गौमूत्र पीने की सलाह देते हैं। गौमूत्र पीने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि गौमूत्र में लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? आप देख चुके हैं कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को गला देता है, जिससे जीवाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो गौमूत्र हमारे एक तरह की पाचन प्रक्रिया में शुद्धिकरण का काम करता है। आगे देखिए दूसरा जो एंजाइम है उसका नाम है टाइलिन। ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है? यह स्टार्च का पाचन करता है। यह स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च जैसे कि हम आलू वगैरह खाते हैं, चावल वगैरह खाते हैं, तो उनमें क्या पाया जाता है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो उसका पाचन करने में कौन सहायता करता है? ये टाइलिन या एमिलेज। तो लार रस में कौन कौन से एंजाइम? लाइसोजाइम या टाइलिन और एमिलेज, ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं। इनका काम अलग अलग आप देख चुके हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के पाचन, भोजन का क्या होना है? पाचन होना है। तो ये पाचन की प्रक्रिया हमारे कौन से अंग से प्रारंभ हो जाती है? तो याद रखना, ये जो भोजन में पाचन की प्रक्रिया है ये हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। और मुंह में किस चीज़ का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होने लग जाता है। तो आपसे पूछा है कि भोजन की पाचन की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो वह हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। आगे देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो मित्रों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे देखिए कि मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है। और ग्रसनी में कौन धकेलता है भोजन को? यवला। अब देखिए ग्रसनी में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ग्रसनी और ग्रसिका में कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अतः ग्रसनी और ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। तो देखिए ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी यह भोजन और वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। अब देखिए हम मुंह से भोजन करते हैं और नाक से सांस लेते हैं। तो ये हम मुंह के द्वारा भोजन करते हैं या मुंह के द्वारा जब भी सांस लेते हैं और नाक के द्वारा सांस लेते हैं तो आगे चल के इन दोनों का मार्ग एक ही बन जाता है और वो मार्ग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। और ग्रसनी में ना तो कोई एंजाइम होता है। एंजाइम क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्रसनी में कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती। अब कोई पाचक ग्रंथि नहीं है, इसके अलावा तो ग्रसनी में किसी प्रकार का कोई पाचन प्रक्रिया नहीं होती है।
और लेकिन बात क्या है, ग्रसनी में जब भोजन आगे चलता है, ये भोजन आगे क्यों चलता है? क्योंकि ग्रसनी में एक गति होती है जिसका नाम है क्रमाकुंचन गति। उस गति का नाम क्या है? क्रमाकुंचन गति। आपसे कोई पूछे कि ग्रसनी या ग्रसिका में भोजन आगे क्यों चलता रहता है? क्योंकि ग्रसनी में क्रमाकुंचन गति होती है जिस कारण भोजन आगे सरकता रहता है। आगे देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ग्रसनी के अंदर होती है वो होती है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस जिसे हम घाटी द्वार या घाटी ढक्कन कहते हैं। अब ये एपिग्लोटिस का काम क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे कि देखिए आप, ये हमारी भोजन नली और भोजन नली के साथ में ही होती है हमारी श्वास नली, यानी कि ये भोजन नली और ये हमारी श्वास नली। अब जब हम भोजन करेंगे तो भोजन, ये हमारी ग्रसिका है, तो ग्रसनी के ऊपरी द्वार पर एक ढक्कन पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस या घाटी द्वार। ये घाटी द्वार का काम क्या है? यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकेगा। मान के चलो ये श्वास नली है, तो ये जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को इस श्वास नली में जाने से रोकता है। जब भोजन करते हैं तो ये ढक्कन उठकर कहाँ आ जाता है? श्वास नली के ऊपर आ जाता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश ना करे। अब देखो, तो घाटी ढक्कन का काम क्या हो गया? एपिग्लोटिस का काम क्या है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का काम किसका है? एपिग्लोटिस का है। ये ध्यान रखना है आपको, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 10th क्लास में भी है और छोटे छोटे एग्जाम में रेलवे वगैरह में पूछा है। आगे देखिए कि अगर गलती से भोजन श्वास नली में चला भी जाए, गलती से भोजन श्वास नली में चला भी जाए तो क्या होगा? तो जब हम भोजन श्वास नली में चला जाएगा तो डायाफ्राम होता है जो कि हमारे फेफड़ों के नीचे पाया जाता है। तो डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम में गति होती है, क्रम शिथिलन और कौन सी? संकुचन होता है। डायाफ्राम में संकुचन और शिथिलन होता है जिस कारण ही फेफड़े ऊपर नीचे होते हैं। तो फेफड़े जब ऊपर नीचे होंगे तो क्या होगा? हमें हिचकी आएंगी। क्या आएंगी? हिचकियाँ आती हैं। क्यों? जब भोजन श्वास नली में प्रवेश कर जाता है तो डायाफ्राम में क्या होता है? संकुचन या शिथिलन होता है, जिस कारण हमें क्या आती है? हिचकी। हिचकी आती है ना लोगों को, भोजन करने के बाद आती है ना हिचकी, वो इसी कारण आती है कि जब भोजन श्वास नली में प्रवेश कर जाता है तो क्या आती है? हिचकी आती है। जैसे पिछले थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप, हमें डकार, वो खर्राटे क्यों आते हैं, आगे डकार की बात ही बताएंगे। तो देखो, हिचकी क्यों आती है? जब भोजन श्वास नली में प्रवेश कर जाता है तो डायाफ्राम में संकुचन और शिथिलन होता है जिस कारण हमें हिचकी आती है। आगे देखिए, ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाएगा? ग्रसिका में जाएगा। ग्रसिका में चला जाएगा और ग्रसिका के अंदर भी मैंने बताया था कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, अतः ग्रसिका के अंदर भी कोई पाचन प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन ग्रसिका से भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। जब ग्रसिका में भोजन होता है तो ग्रसिका भोजन को बोलस के रूप में बदल देती है, यानी कि आमाशय में भोजन पहुँचेगा तब वो क्या बन जाएगा? एक बोलस का रूप बन जाएगा। अब जब आमाशय में भोजन पहुंचेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? बोलस पहुंचेंगे। तो आपने देखा, ग्रसनी पढ़ ली, ग्रसिका पढ़ ली, इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। आमाशय जो कि पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जितने भी एंजाइम्स वगैरह हैं वो सब यहीं पर जठर ग्रंथियों से निकलते हैं। तो देखिए, आमाशय में सबसे पहले तो भोजन किस रूप में पहुंच रहा है? बोलस के रूप में पहुंच रहा है। और कल मैंने जैसा आपको बताया था कि आमाशय के अंदर कौन सी ग्रंथियां होती हैं? जठर ग्रंथियां होती हैं, और उन जठर ग्रंथियों से ही जठर रस का क्या होता है? स्राव होता है। तो देखिए, आमाशय के अंदर कौन सी ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां, और इन जठर ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है? जठर रस निकलता है। और अब इन जठर ग्रंथियों में भी कुछ कोशिकाएं होती हैं, उनसे अलग अलग तरह के एंजाइम निकलते हैं, उनसे कौन कौन से रस निकलते हैं उनका हम देखेंगे। तो आमाशय में कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथियों से कौन सा रस? जठर रस निकलता है। तो देखिए, जठर ग्रंथियों में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं और उनसे क्या क्या स्राव होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात है
सबसे पहले जो कोशिका है वो है श्लेष्मा कोशिका। श्लेष्मा कोशिका क्या करती है? श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव करती है। श्लेष्मा कोशिका श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव करती है। श्लेष्मा एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो भोजन को चिपचिपा या लसलसा बनाने का कार्य करता है। और क्या होता है? श्लेष्मा गाढ़े पीले रंग का पदार्थ होता है। और इस श्लेष्मा का कार्य क्या है? आगे आमाशय में जो जठर ग्रंथि होती है उसका नाम क्या है? ऑक्जेंटिक कोशिका होती है। ऑक्जेंटिक कोशिका होती है। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो होती हैं HCl अम्ल का स्राव करती हैं। और HCl अम्ल क्या होता है? एक प्रबल अम्ल होता है। उस प्रबल अम्ल के कारण हमारे आमाशय को क्या हो सकती है? क्षति हो सकती है। यानी आमाशय हमारे वो HCl अम्ल हमारे आमाशय की दीवारों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। तब यह श्लेष्मा जो पदार्थ है उस HCl अम्ल से आमाशय की दीवारों को क्या करता है? सुरक्षित करता है। यानी कि HCl अम्ल से आमाशय की दीवारों को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? श्लेष्मा पदार्थ करेगा। आगे देखिए, यानी श्लेष्मा कोशिकाओं से किसका स्राव हो रहा है? श्लेष्मा या म्यूकस का। दूसरी प्रकार की कोशिका है ऑक्जेंटिक कोशिका। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि ये स्राव करती हैं HCl अम्ल का। और HCl अम्ल जो कि हमारे भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है और विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को सक्रिय करता है। वह एंजाइम यानी कि HCl अम्ल का स्राव किससे होता है? ऑक्जेंटिक सेल से होता है, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से होता है। ये HCl अम्ल का स्राव करती हैं। HCl और नेज कारक का स्राव भी कौन सी कोशिकाएं करती हैं? ऑक्जेंटिक सेल करती हैं। तो देखिए, ये ग्रसनी, ये हिच और ग्रसिका, इसके अलावा आमाशय। आगे आ रही हैं पेप्टिक कोशिकाएं, उनका अध्ययन करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो मित्रों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे देखिए, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, जठर ग्रंथियों में जो जठर कोशिकाएं होती हैं कौन कौन सी? श्लेष्मा कोशिका जो कि म्यूकस का स्राव करती हैं। इसके अलावा ऑक्जेंटिक कोशिका जो कि HCl अम्ल और नेज कारक का स्राव करती हैं। तो देखिए, ये HCl अम्ल जो बनता है ये हमारे पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो कैसे कैसे निभाता है वो देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आमाशय में भोजन आ रहा है वो किस रूप में आ रहा है? बोलस के रूप में आ रहा है। तो ये HCl अम्ल जो कि क्या है? अम्ल है। यह भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करेगा। देखिए, है अम्ल लेकिन माध्यम कौन सा प्रदान कर रहा है? क्षारीय। इसके अलावा ये HCl अम्ल क्या करता है कि भोजन के साथ मान के चलो कुछ जीवाणु, कीटाणु या वायरस वगैरह आ भी जाएं तो ये HCl अम्ल उन जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इसके अलावा हमारे आमाशय में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। उन एंजाइमों को सक्रिय करने के काम कौन आता है? HCl अम्ल। जैसे कि एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन। इस पेप्सिनोजेन को सक्रिय कौन करता है? HCl अम्ल। यानी कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय कौन करता है? HCl अम्ल। और यह उस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन के रूप में बदल देता है। और यह पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। देखिए मित्रों, जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन का पाचन हमारे शरीर में ऐसे ही नहीं होता। उस भोजन में से हम जानते हैं कि भोजन के रूप में हम भोजन के मुख्य अवयव जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण आदि का हमारे शरीर में अवशोषण डायरेक्टली नहीं होता है। इन सब का अवशोषण इनको भी छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, तब जाके हमारा शरीर इनका पाचन कर पाता है। और उनको तोड़ने का कार्य कौन करते हैं? ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स करते हैं। तो देखिए, याद रखना, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को कौन सक्रिय करता है? HCl अम्ल। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार की जो कोशिका है वह है पेप्टिक कोशिका। पहली कोशिका हमने पढ़ी श्लेष्मा कोशिका जो कि श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव करती है। दूसरी पढ़ी हमने ऑक्जेंटिक कोशिका जो कि HCl अम्ल और नेज कारक का स्राव करती है। अब देखिए, पेप्टिक कोशिका क्या करती है? यह पेप्सिनोजेन का स्राव करती है। वही पेप्सिनोजेन जिसको कौन सक्रिय करता है? HCl अम्ल। और सक्रिय करने के बाद किससे बदल देता है? पेप्सिन में बदल देता है। देखिए, ये रहा। आगे देखिए, और यह पेप्सिन किसके काम आ रहा है? प्रोटीन का पाचन करता है। जो भोजन में हमारा मुख्य अवयव होता है जो कि दालों में पाया जाता है प्रोटीन, उसका पाचन में सहायता कौन करता है? यह पेप्सिन करता है। यानी कि प्रोटीन को
किस में बदल देता है? यह पेप्टोन और डाइपेप्टोन में, यानी कि प्रोटीन के पाचन में कौन सहायता कर रहा है? पेप्सिन। याद कैसे करना है? इधर भी प्रोटीन में पा, पेप्सिन में भी पा, यानी कि प्रोटीन को पेप्टोन और डाइपेप्टोन में कौन बदलता है? यह पेप्सिन एंजाइम बदलता है। और पेप्सिन एंजाइम का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती हैं? पेप्टिक कोशिकाएं करती हैं। आगे देखिए, याद रखना है आपको नोट कि सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन हमारे आमाशय में होता है। आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन किस अंग में होता है, तो वो हमारे आमाशय में होता है। और हमारे पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। और मुख में किसका पाचन होता है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होने लग जाता है। इसके अलावा जो नीज कारक था, जो कि ऑक्जेंटिक कोशिकाएं स्राव कर रही थी, उसका कार्य क्या है? विटामिन B12 का अवशोषण करती हैं। कौन? नीज कारक। अब देखिए, कुछ एंजाइम्स और होते हैं जो कि जठररस में पाए जाते हैं। एक एंजाइम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो रीट का एग्जाम हुआ था, उसमें इन एंजाइम्स से लेवल 2 साइंस मैथ और लेवल 1 में भी एग्जाम क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए, गैस्ट्रिक लाइपेज, इस लाइपेज का काम क्या होता है? लाइपेज वसा का पाचन करता है, यानी कि वसा का पाचन कौन करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। और यह वसा जटिल अणु है, उस वसा को सरल अणु में यानी बसीय अम्ल में कौन तोड़ता है? लाइपेज एंजाइम तोड़ता है। लाइपेज एंजाइम का काम क्या है? वसा को बसीय अम्ल में तोड़ना। बसीय अम्ल का ही पाचन हमारा शरीर कर पाता है, ना कि वसा का। इसी तरह प्रोटीन का पाचन भी नहीं होता है। किसका होता है? प्रोटीन को तोड़ता है कौन? पेप्सिन। किसमें? पेप्टोन और डाइपेप्टोन में। तब जाकर हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है। उसी प्रकार बसीय अम्ल के रूप में वसा का पाचन होता है। अगला एंजाइम है रेनिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, आपको याद रखना है। ये रेनिन एंजाइम क्या काम करता है? सबसे पहली बात तो ये है कि रेनिन एंजाइम छोटे बच्चों में पाया जाता है। जो माँ का दूध पीते हैं उन बच्चों में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि माँ के दूध में एक प्रोटीन होती है, उसका नाम क्या है? कैसीन। कैसीन प्रोटीन होती है। और छोटे बच्चे, आपने देखा होगा, छोटे बच्चे दूध पीने के बाद दूध को बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा ना करें, इससे बचाव के लिए उनमें कौन सी एंजाइम पाया जाता है? रेनिन एंजाइम पाया जाता है। यह रेनिन एंजाइम क्या करता है? माँ के दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन को पाचन करता है। यानी रेनिन का काम क्या है? उस माँ के दूध में पाए जाने वाले कैसीन को किस में बदलना होता है? पैरा कैसीन में। तब जाकर छोटे बच्चों में दूध का पाचन हो पाता है। यानी कि कैसीन माँ के दूध में पाया जाता है और रेनिन एंजाइम उसे किस में बदलता है? पैरा कैसीन में। तब जाके छोटे बच्चों में दूध का पाचन हो पाता है। अगली बात है एसिडिटी या अति अम्लता। एसिडिटी, कभी कभी आप देखते हैं कि जब हम कभी असमय भोजन करते हैं या फिर कहीं ज़्यादा मसालेदार भोजन करते हैं या फिर जो लोग च्युइंगम चबाते हैं उनको भी एसिडिटी की शिकायत होती है। एसिडिटी जानने की अति अम्लता। अति अम्लता क्या होती है? कि एजेंटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो अत्यधिक मात्रा में HCl अम्ल का स्राव कर देती हैं। तो हमारे आमाशय में HCl अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब HCl अम्ल जो कि एक प्रबल अम्ल है, वो हमारे क्या करता है? आमाशय की दीवारों में जलन पैदा करता है और उस कारण ही क्या पैदा होती है? एसिडिटी उत्पन्न होती है। यानी कि एसिडिटी के मुख्य कारण क्या है? असमय भोजन करना, मसालेदार भोजन करना, च्युइंगम का सेवन करना, धूम्रपान का सेवन करना, इन सब के कारण क्या होती है? एसिडिटी उत्पन्न होती है। और इस एसिडिटी का कारण क्या है? पेट में अत्यधिक मात्रा में HCl अम्ल का स्राव होना। जब अत्यधिक मात्रा में HCl अम्ल स्राव होगा तो वह हमारे आमाशय की दीवारों को क्षति पहुंचाएगा। तो जिससे क्या उत्पन्न होगी? जलन उत्पन्न होगी। आपने प्रचारों में देखा होगा, इनो आती है, कुछ लोग इनो घोल के पीते हैं, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में वो होता है। तो देखिए, इस एसिडिटी का जो उपचार होगा, एसिडिटी का उपचार होता है, जो इनो होती है वो क्या होती है? क्षारक होती है, दुर्बल क्षारक होती है। तो उसका काम क्या है? उस अम्लता को कम करना। यानी हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे को उदासीन करते हैं। इसी प्रकार जब हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में एसिडिटी हो गई है तो हमें किसका सेवन करना होगा? क्षार का सेवन करना हो, जिससे कि अम्ल की मात्रा क्या हो? उदासीन हो। और उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं?
एंटी एसिड यानी प्रति अम्ल का प्रयोग करते हैं। और इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, प्रति अम्लता के रूप में यानी कि एसिडिटी को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसका नाम आपको एक और देखने को मिल सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी कि पेट में जब अम्लता हो जाती है तो उसे दूर हम किससे करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सेवन करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके कारण ये हमारे क्या करता है, उस अत्यधिक मात्रा में जो अम्ल बना है उसको उदासीन करने का काम कौन करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो देखिए मित्रों, आज हमने सबसे पहले तो जीव के बारे में पढ़ा, जीव के बाद हमने ग्रसनी, ग्रसिका और आमाशय के बारे में पढ़ा है। अब हमारा पाचन तंत्र में 2 अंग और बचे हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, उनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।